इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, कुछ उस पे एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, उस पर कितने लॉजिक्स लगते हैं, उनके ऊपर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमें रियलाइज हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल फील्ड लाइंस का ही नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए दो वर्ड हैं, इलेक्ट्रिक और फ्लक्स। फ्लक्स एक फिनोमिना है, ठीक है ना, वो कहीं भी हो सकता है। वाटर फ्लक्स, मान लो ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है या किसी टंकी से पानी निकल रहा है, दैट इज फ्लक्स ऑफ वाटर। एयर फ्लक्स, ठीक है ना, बहुत तेज हवा चल रही है तो किसी पर्टिकुलर दरवाजे में से जितनी हवा आ रही है, दैट इज एयर फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कैन बी एनीथिंग, फ्लक्स कैन बी फ्लो ऑफ एनीथिंग, लेकिन यहां पे किसका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, तो एनी ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि एनी ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area is called electric flux. Called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, अब फाई होता क्या है, फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, दिस इज फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ठीक है ना, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, यानी कि किसी भी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर उस एरिया पे डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। ठीक है ना, A is area vector, where A is area vector and E is electric field at area। अब एरिया एक वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर है, ये चीज मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि एरिया वेक्टर क्यों है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एरिया वेक्टर क्यों है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है ना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, रिजल्ट तो स्केलर ही निकलेगा, इसलिए वैल्यू के तरीके से ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, इस तरीके से हमारे पास एक टेबल है, मैंने इस टेबल पे कोई भी एरिया एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने यहां पे ये जो एरिया ये कंसीडर कर लिया। ठीक, अब मुझे पता है कि इस एरिया में दो वेक्टर्स हैं, वाई एक्सिस भी है और एक्स भी है। ठीक है ना, ये वाली एक्सिस क्या हो गई,
जेड। अब आप देखो, अगर मैं एरिया लिखूंगा, मान लीजिए ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो एरिया ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक, अब ये वाली चीज तो एक्स एक्सिस में है, ये वाली चीज वाई एक्सिस में है, और एरिया एक वेक्टर है। तो अगर एरिया एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे? अगर ए एक्स को लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिखने का तरीका कुछ और ही है, ठीक है ना। और वो तरीका होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है ना। दिस इज एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is always perpendicular to the plane of area, plane of, always किसी भी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ये, ठीक है ना। अब ये जो एरिया वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए बी, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर यहां पे ए की वैल्यू को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है ना, ठीक, तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर ये वाली चीज ए से इंक्रीज करके ए डैश और बी डैश कर दी तो ये एरिया ए डैश हो जाएगा। कम कर दोगे तो एरिया वेक्टर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जिस प्लेन में एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। अब किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो गई। मान लो ये एरिया है, ये वाला एरिया आप ले रहे हो, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो दो निकलेंगी, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो कौन सा एरिया वेक्टर होगा? कौन सा एरिया वेक्टर होगा? तो एरिया वेक्टर के साथ कन्वेंशन क्या जुड़ा हुआ है? आउटर, आउटर सरफेस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव साइड, ठीक है। यानी कि अगर ये चीज आउटर है, इफ दिस इज आउटर देन दिस विल बी एरिया वेक्टर, दिस विल बी एरिया वेक्टर। और अगर नीचे वाली चीज आउटर है तो दिस विल बी एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें टोटली मुझे क्या समझाना है? अभी एक चीज मुझे यहां पे ये समझानी है कि अगर यहां पे मेरे पास एक क्यूब है, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है यहां पे, ये क्यूब है, ठीक है। अब आप ये देखो, दिस इज फ्रंट साइड, ये हमारी फ्रंट साइड है, दिस इज आवर फ्रंट साइड। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब आप ये देखो, अगर मैं इस एरिया वेक्टर को किसी टेबल पे प्लेस कर दूं, मान लो किसी इस क्यूब को किसी टेबल पे प्लेस कर दिया मैंने ऐसे, तो यहां पे ये वाली जो सरफेस होगी ये आउटर सरफेस है, दिस इज ए स्क्वायर। अगर ये क्यूब है तो ठीक, तो दिस इज पॉजिटिव एरिया वेक्टर, दिस इज पॉजिटिव एरिया वेक्टर एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव एरिया वेक्टर। एंड इनर साइड में जो नीचे से निकल के आएगा, यानी कि इस सरफेस का जो ये वाला होगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एरिया वेक्टर एंड दिस साइड से जो निकल के आएगा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव एरिया वेक्टर, ठीक। लेकिन यहां पे ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा, ये वाला जो एरिया वेक्टर, दिस विल बी नेगेटिव एरिया वेक्टर,
क्यों? दिस इज इनर सरफेस. क्यों? दिस इज इनर सरफेस एंड दिस इज आउटर सरफेस. दिस इज आउटर सरफेस. ठीक है, तो अब आप खुद ही देखिए, ये वाली जो चीज है, ये अगर इस साइड पे एरिया वेक्टर ऐसे उठाया जाए तो दिस विल बी नेगेटिव, और इस साइड पे इधर की साइड से एरिया वेक्टर उठाया जाए तो दिस इज पॉजिटिव. ठीक, यानी कि किसी भी वेसल के अंदर की जो सरफेस है दैट इज नेगेटिव, और किसी वेसल के बाहर की जो सरफेस है दैट इज पॉजिटिव. ऊपर वाला जो ढक्कन है उसकी अपर सरफेस इज पॉजिटिव और उसकी लोअर सरफेस इज नेगेटिव. तो इनर सरफेस को नेगेटिव और आउटर सरफेस को पॉजिटिव माना जाता है इन केस ऑफ एरिया वेक्टर. क्लियर? ये था एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर के साथ क्या है, जैसे कोई भी कंडीशन ले लो, मान लीजिए ये वाली चीज है, ये कोई हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ टेबल पे यूं. तो आप ही देखो, या यहां पे कोई भी एरिया कंसीडर किया जाए, मान लो ये एरिया कंसीडर किया हमने, तो यहां पे ये दिस विल बी पॉजिटिव एरिया, दिस विल बी पॉजिटिव एरिया वेक्टर यहां पे ये. ठीक है ना, आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो, मान लो इस जगह पे कोई एरिया कंसीडर कर रहे हो यूं करके ये, तो दिस विल बी योर पॉजिटिव एरिया वेक्टर. तो बाहर की साइड, जो बाहर की सरफेस है उसका एरिया पॉजिटिव और जो अंदर सरफेस है दैट इज नेगेटिव. ठीक, ये है एरिया वेक्टर के बारे में कुछ फैक्ट्स. ठीक, अब इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर इस चीज को हम नेक्स्ट स्टेप तक ले जाते हैं. ओके, तो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है. मान लीजिए यहां पे ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, इस पे एक एरिया आपने एज्यूम कर लिया, ये एरिया एज्यूम कर लिया. ठीक है, ये प्लेन एरिया, डेफिनेटली एरिया वेक्टर होगा इस तरफ. दिस इज एरिया वेक्टर. ठीक है ना, मान लीजिए इसका एरिया है ए, अब ये है एरिया वेक्टर. तो इस डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर लिखेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू, मान लीजिए इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज सम सी, सम के या के इंटू इन द डायरेक्शन ऑफ ए. ठीक, ये एरिया वेक्टर क्या है, टेबल का जो एरिया वेक्टर है ये रहा. ठीक है ना, दिस इज वेक्टर ए. तो ये ए जो एरिया है, ये मान लो कुछ भी है, ये तो एरिया वेक्टर ए हुआ, टेबल की सरफेस का एरिया वेक्टर. अब इस पे अगर कोई भी आपने एरिया एज्यूम कर लिया, मान लो इसका एरिया है के, ठीक है ना, तो के किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये मान लीजिए ये ए नॉट है, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, के इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेबल सरफेस. टेबल का जो सरफेस है वो भी तो एक एरिया है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हुआ, ए. तो उस पे जो भी आप एरिया कंसीडर करोगे वो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो हुआ ये. अब ये जो एरिया है इसकी वैल्यू हुई ये. अब मान लो कोई इसी टेबल पे एक और एरिया है, ये वाला, इसका एरिया है सी, मान लीजिए मैग्नीट्यूड सी. तो एरिया ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी इंटू यूनिट वेक्टर ए. इस तरीके से आप एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्लियर? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर अब मैं एरिया वेक्टर और फ्लक्स का रिलेशन एक्सप्लेन करता हूं. ओके, तो एरिया वेक्टर और फ्लक्स का रिलेशन मुझे अब एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो एरिया वेक्टर और फ्लक्स किस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और क्या इन दोनों का रिलेशन बनता है, वो चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर्स के साथ डील करना है हमें, और वेक्टर के साथ डील करने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहना जरूरी है. ठीक है, देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या दिया था, फ्लक्स इज इक्वल टू था
ई डॉट ए, ये मुझे पता है, ठीक है ना। दैट मीन्स ई ए कॉस थीटा, ये होगा फ्लक्स। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड ई, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा। इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, छोटा सा एक ऐसा एग्जाम्पल, ताकि आपको यहां पे सिचुएशन क्लियर हो जाए। ये मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है इस तरीके से, इस टेबल पे एक एरिया रखा हुआ है। कैसा एरिया रखा हुआ है देखिएगा। मान लीजिए इस टेबल पे एक एरिया रखा हुआ है, यहां पे ऐसे, एक एरिया रखा हुआ है यहां पे। अब ये एरिया इस टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये वाली साइड मान लीजिए इसकी H है और ये वाली साइड है B, ठीक है। अब जिस लाइन पे ये रखा हुआ है वो लाइन ऐसे है, इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है वो इस एरिया से पास होगा, और इस एरिया से पास होने वाला सीधे सीधे फ्लक्स क्या हो जाएगा? E इंटू एल इंटू बी, ई इंटू एच इंटू बी, ये हो जाएगा, क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या है? एरिया इज एच इंटू बी। अब आप देखिए यहां पे इस पर्टिकुलर केस में ये एरिया वेक्टर हो रखा है और ये E है, दिस इज योर E। अब E और A के बीच का एंगल कितना है? E एंड A थीटा इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी कितनी? E A cos 0, यानी कि सीधे सीधे E इंटू A, ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, यानी कि E H B। अब मैंने क्या किया, इस एरिया को इस तरफ तिरछा कर दिया। देखिए ये एरिया ऐसा है, ये जेड एक्सिस है यहां पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगी, वो वाई होगी और ये जेड होगी, ठीक। मैंने इस एरिया को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, यानी कि इसको मैंने बेंड कर दिया, कितना? इतना, थीटा एंगल। अगर मैंने इसको थीटा एंगल बेंड कर दिया तो अब एरिया की नई पोजीशन क्या हो गई? ये वाली हो गई, एरिया की न्यू पोजीशन ये हो गई। अब नया वाला एरिया वेक्टर, जो नए केस में एरिया वेक्टर, अब नया वाला एरिया वेक्टर ये हो क्या होगा? दिस इज एरिया वेक्टर इन न्यू पोजीशन, ये वाला। ये तो पुरानी पोजीशन में एरिया वेक्टर है, नई पोजीशन का एरिया वेक्टर है। अब अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो अब फाई डैश इन न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा? E डॉट ए, यानी कि E A cos अल्फा। अगर नई पोजीशन में E A cos अल्फा है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? E इंटू एच बी कॉस अल्फा। अब आप ये देखिए, मुझे कॉस अल्फा अटैच करना है, मैं H के साथ करूं या B के साथ करूं? तो एक्चुअल में राइट टर्म क्या होगी? E इंटू एच कॉस थीटा इंटू बी, ये वाली टर्म होगी। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक फैक्ट छुपा हुआ है। ये
क्यों? अगर मैंने इस एरिया को ऐसे किया है तो इसकी इफेक्टिव हाइट कम हुई है, इसकी इफेक्टिव हाइट कम हुई है, तो h की वैल्यू h cos थीटा हो गई, b तो एज इट इज है, क्योंकि इधर से जो फ्लक्स आ रहा है, इधर से जो फ्लक्स आएगा वो उसके लिए ये वाला b तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला b तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वाला h जो है, जो इफेक्टिव हाइट है, वो थोड़ी सी कम हो गई है। पहले इफेक्टिव हाइट कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे स्क्रीन ले लें, यहां पे एक स्क्रीन ले लें, तो अब स्क्रीन पे जो शेडो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा नया वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स थीटा टाइम्स या अल्फा टाइम्स कम हो जाता है अगर आप एरिया को, अब अगर मैं इसको बीटा के अबाउट ऐसे, अगर मैं इस पूरे अरेंजमेंट को इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना। इफ वी रोटेट द एरिया अबाउट जेड एक्सिस बाय एन एंगल बीटा, देन देखिए एरिया क्या था, एरिया पहले ये था, ये था एरिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, यूं एरिया था, ऐसे था। अब इस एरिया को आपने रोटेट कर दिया, ऐसे इसके अबाउट रोटेट कर दिया, तो अब जो नया वाला इफेक्टिव एरिया हो गया वो ये वाला हो गया, ये पुराना वाला एरिया था, तो नया वाला एरिया हो गया अब ये वाला, दिस इज योर न्यू एरिया। ठीक है, अब जो पहले वाला एरिया वेक्टर था वो ऐसे था, अगर मैं पहले वाले को मान लो ये तो आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है, पहले वाला एरिया वेक्टर ऐसे था और दूसरे वाला एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, ये भी कितना हो गया होगा बीटा, ये भी कितना है बीटा, तो एरिया वेक्टर बीटा हो गया। इस पर्टिकुलर केस में अगर इस तरफ से ई आ रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू होगी ई इंटू ए कॉस बीटा, और इस बार ई तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और इस बार एच भी एज इट इज रहेगा, लेकिन इस बार बी के साथ कॉस बीटा जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इफेक्टिवली जो अगर ऐसे आ रहा है एरिया, ऐसे कर दोगे तो इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगी, उसमें हमने एरिया को ऐसे कर दिया था तो इफेक्टिव हाइट कम हो गई थी, तो यहां पे बी के साथ आएगा कॉस बीटा। क्लियर? तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम एरिया को रोटेट कर देते हैं तो फ्लक्स चेंज हो जाता है। ठीक, इसको नोट करिए बहुत अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इसके बाद हम अब किसी चार्ज Q से कितना फ्लक्स निकलता है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उधर से आ रहा है तो फ्लक्स होता है E डॉट A। अब हम अपने लिए इस फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि किसी चार्ज पॉइंट चार्ज Q से कितना फ्लक्स निकलता है। तो फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, यानी कि एक पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है वो मुझे अभी फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे, क्या ट्रिक हम यूज करेंगे? मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है मुझे, जिसकी वैल्यू होगी, फ्लक्स निकालना है तो E डॉट A उसकी वैल्यू होगी ये, यानी कि मुझे इससे निकलने वाला फ्लक्स इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि मेरे को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, मुझे क्या डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ई ए कॉस थीटा ऑलवेज, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसी सिचुएशन लेता हूं कि मुझे ई और ए और कॉस थीटा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, मुझे सबके बारे में सब पता हो, तो मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर मान के
एक स्फीयर ले लेता हूं, इसको सेंटर मान के एक स्फीयर ले लेता हूं, ये ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर रेडियस का, मान लो रेडियस की वैल्यू है r, ठीक है ना, इट्स अ स्फीयर। मैंने स्फीयर क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि इसके हर पॉइंट से वैल्यू r रहेगी। तो जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी वैल्यू मुझे नोन रहेगी KQ बाई R स्क्वायर। दिस वैल्यू इज नोन टू मी, इसलिए मैंने एक स्फीयर लिया। दूसरी चीज, जो भी फील्ड लाइन कहीं से भी पास होगी, मान लो ये फील्ड लाइन पास हो रही है यहां से, ठीक है ना, ऐसे, तो जो भी एरिया आप कंसीडर करोगे, ठीक है, यहां पे ये उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। कोई भी फील्ड लाइन अगर यहां से निकल के जा रही है यूं करके, तो वो डेफिनेटली उस एरिया के, जो भी आप एरिया कंसीडर कर रहे हो, उसके परपेंडिकुलर ही होगी ऑलवेज, ठीक है। इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे मुझे, एंगल, ठीक है ना। एक तो फायदा ये हुआ, दूसरा फायदा ये हुआ कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहां पे जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं इस एरिया वेक्टर की बात करूं तो ये एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है, यहां पे एरिया वेक्टर की बात करूं तो वो भी इसी तरफ है। कहीं भी किसी भी जगह कंसीडर कर लीजिए आप किसी भी एरिया को, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, ठीक उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। आप देखिए स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा है, ये स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज है तो स्फीयर से निकलने वाली फील्ड लाइन डेफिनेटली स्फीयर की जो सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो डेफिनेटली थीटा विल ऑलवेज बी 0 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी एरिया के परपेंडिकुलर होगी, तो एरिया वेक्टर और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो अब आप ये देखो, इसी पर्टिकुलर एरिया को मान लो मैंने इसको ले लिया DA, ये एरिया है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है? d फाई, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है? तो d फाई। d फाई की वैल्यू क्या होगी? इस जगह पे एग्जिस्ट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DA इंटू कॉस 0 डिग्री, सीधे सीधे E इंटू DA, ठीक। अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूं कंप्लीट सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये चीज आ जाएगी E इंटू DA, कितना आएगा? 4 पाई R स्क्वायर, और ये आ जाएगा टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब आप यहां पे E की वैल्यू देखो क्या होगी, E की वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे, E की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखो किससे क्या क्या कटेगा, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल, तो फाई टोटल, ठीक है ना। फाई टोटल की वैल्यू कितनी आ गई? फाई टोटल की वैल्यू आ गई Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट फाइनल वैल्यू आई है, यहां से आपकी जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट फाइनल वैल्यू आई है, तो ये आई है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई टोटल। तो हमारे पास बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया, यानी कि टोटल फ्लक्स फाई टोटल इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, ठीक है, अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। आप ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स टोटल कितना हुआ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलता है किससे? किसी चार्ज Q से। अब एक चीज और सोचने वाली है यहां पे, अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस के बजाय किसी और टाइप की सरफेस लेता तो क्या आंसर कुछ और आता? नहीं,
तब भी यही आंसर आता। तब भी यही आंसर क्यों आता? क्योंकि जो फ्लक्स है वो चार्ज से निकलता है, अब वो निकलने के बाद कहां से पास हो रहा है वो मैटर नहीं करता। तो चार्ज तो ये है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया टोटल? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी पॉइंट चार्ज Q से कितना फ्लक्स निकलता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखिए क्या है। देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड क्या है? ए। ठीक है ना? ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूब है तो कोई बात नहीं, ये मान लीजिए ये रहा क्यूब हमारे पास। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक। इस क्यूब का सेंटर है C, जिस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस पे एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। तो पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। मान लीजिए दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, this is E, this is F, this is G and H। कोई सी भी एक सरफेस ले लीजिए और उससे पास होने वाला फ्लक्स बताइए कितना होगा। मान लीजिए कोई सी एक सरफेस ले ली मैंने ले ली ABCD, फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD, क्या होगा बताइए। 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। इस Q से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कितनी साइड्स हैं? क्यूब हैव 6 साइड्स, आइडेंटिकल साइड्स। तो जब इस Q से फ्लक्स निकलेगा तो एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आप आराम से जान सकते हो। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, क्यूब की एक ये वाली सरफेस है, अब ये जो सरफेस, दिस इज सरफेस DCHG, ठीक है। यहां से निकलने वाला फ्लक्स जितना भी होगा, जो भी होगा, वो फ्लक्स एक्चुअल में इस तरीके से फैलेगा और यहां से इस तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ जाएगा। इस तरीके से इसमें से निकलने वाला फ्लक्स यूं निकलेगा इस सरफेस से, हर एक सरफेस से। जब 6 सरफेसेस आर इक्वल है, ठीक है ना, तो Q बाई जो इफेक्टिव है Q बाई एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई 1/6, तो आंसर आ जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? किसी क्यूब के सेंटर पे रखा है, Q चार्ज में से तो चारों तरफ इक्वल फ्लक्स निकल रहा है और एक तरफ एरिया A, एरिया A, एरिया A, एरिया A, आगे भी एरिया है और पीछे भी एरिया, तो हर एरिया इक्वल है, तो हर एरिया से इक्वल फ्लक्स पास होगा। तो कितना फ्लक्स पास होगा? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वो फ्लक्स है जो इस क्यूब की किसी भी सरफेस से पास होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स जनरेटेड इनसाइड द क्यूब
कितना? दिस इज फ्लक्स जनरेटेड इनसाइड द क्यूब, ठीक है ना, और क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये फंडा आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ये ऊपर की तरफ चलेगा, ये चार्ज अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो ABCD सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा, बाकी इससे निकलने वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि फ्लक्स क्या है, अगर एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, इससे निकलने वाला फ्लक्स तो ऐसे चलता है, यूं ऐसे चलता है। अगर मैं कोई एरिया यहां पे लूंगा ऐसा, तो इससे इस टाइम जो भी फ्लक्स पास हो रहा होगा, अगर मैं इसी एरिया को कुछ टाइम के बाद लूंगा, ये वाला, तो इससे उतना फ्लक्स, मान लीजिए ये एरिया A1 और A2 भले ही इक्वल है, अगर A1 इज इक्वल टू A2 है, लेकिन फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 विल बी ग्रेटर देन फ्लक्स पासिंग थ्रू 2। पॉइंट चार्ज, अगर ये क्या है, इट्स अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज से हम जितनी दूर जाते हैं फ्लक्स उतना कम होता रहता है, वो यहां पे पता चलता है। तो इस चार्ज को अगर मैं राइट में मतलब उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो इस वाली सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, इस वाली सरफेस से निकलने वाला कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसी टाइप के और क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं।